भारतीय राज्य व्यवस्था के पहले लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर ये जो आप नोट्स देख रहे हो, ये समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो पेड ग्रुप है, हमारा जो पेड कोर्स है, उसके ये नोट्स हैं। और यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से, मतलब सपोज आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा, आपको कुछ भी नहीं पता, उसके बाद भी आप इन नोट्स के थ्रू कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी के लिए 90 डेज़ का हमारा ये टोटल कोर्स है और इसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर अप किए जा रहे हैं। उसी क्रम में पॉलिटी का आज ये लेक्चर 1 है। सो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई संविधान है क्या, क्यों ज़रूरी है संविधान और संविधान के तहत क्या कुछ किया गया है। तो संविधान की बात करें तो संविधान सिर्फ एक बुक नहीं है, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक बुक नहीं है, रीज़न बीइंग कि इसके द्वारा सारी चीज़ें रन करते हैं। आपकी जो डेली लाइफ है वो किस तरीके से चल रही है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि संविधान किस तरीके का है। जैसे अगर हम बात करें, भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब कि लोगों के द्वारा ही लोगों पर शासन किया जाना, ठीक है। सो लोकतंत्र अगर नहीं होता, डेमोक्रेटिक कंट्री अगर नहीं होती, डिक्टेटरशिप होती, तब कोई एक जो डिक्टेटर होता वो सब कुछ रूल बनाता अपने हिसाब से, जो उसको सही लगता और उसी के हिसाब से आपकी ज़िंदगी भी रन करती। बट यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं एक संविधान की, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर डिक्टेटर नहीं हो सकता, उसको संविधान के तहत ही काम करना है। तो किसी भी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसका बुनियादी सांचा ढांचा ये है आपका संविधान। इसके तहत देश की जनता जो है उस पर शासन किया जाता है, फिर देश की जनता शासित होती है। इसके अगर हम प्रमुख अंगों की बात करें तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये मेन अंग हैं, ठीक है, जो कि संविधान के तहत स्थापित किए गए हैं। इनकी शक्तियां, ये सब कुछ गिवन है किसके अंदर, संविधान के अंदर। उनके दायित्वों का सीमांकन, यानी कि किस सीमा तक उनको जो है अधिकार मिले हुए हैं, ये सब कुछ संविधान में लिखा है। उसमें पारस्परिक संबंध क्या है और जनता के साथ संबंध क्या है, ये सब कुछ विनियमन यानी कि रेगुलेशंस जो हैं वो सब कुछ संविधान के अंदर गिवन करे गए हैं। सपोज अगर हम बात करें संसद की और अगर हम बात करें विधान सभाओं की, सो आप देखोगे कि हिंदुस्तान में 2 तरीके की सरकारें हैं। एक जो केंद्र में होती है, जो संसद में, जहाँ पर हमारे सांसद बैठते हैं और वो रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। दूसरे हैं राज्यों की विधानसभाएं। आप कई बार देखोगे कि विधानसभाएं राज्यों की ये इस बात को कहती हैं कि हम पर जो है चीज़ों को थोपा जा रहा है संसद के द्वारा। अब ये सब कुछ, मतलब संसद जो है विधायिकाओं के जो काम है उन कामों में अड़चन पैदा ना करे या फिर किस हद तक वो उनको कंट्रोल कर सकता है, ये सब कुछ संविधान के अंदर गिवन है। मतलब संविधान के बाहर कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें चलेंगी वो संविधान के अकॉर्डिंग ही चलेंगी। चलिए अब यहाँ पर लोकतंत्र की बात करें। डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर लोकतंत्र एग्जैक्टली है क्या। सपोज अगर हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं होता, आपने नॉर्थ कोरिया का बारे में सुना होगा, नॉर्थ कोरिया के बारे में, तो वहाँ का जो रूल है वो कैसा है, एक डिक्टेटरशिप है। यानी कि एक वहाँ पर शासक है, वो जैसा चाहता है वैसे रूल बनाता है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। अगर हमें उनके द्वारा चलाई जा रही सरकार पसंद नहीं आती तो अगली बार जब वोटिंग होती है तो उसमें हम किसी और पार्टी को वोट देते हैं, किन्हीं और जो व्यक्ति होते हैं जो उस समय चुनाव लड़ रहे होते हैं उनको वोट देते हैं और हम सरकार को पलट देते हैं। यानी कि राइट अल्टीमेटली किसके हाथ में है, जनता के हाथ में है, और कोई एक व्यक्ति जो है वो सब पर रूल नहीं कर रहा है, ठीक है। सो लोकतंत्र का मतलब ही क्या है, लोकतंत्र का मतलब है कि जनता जो है वो अपने हिसाब से सरकार को चलाए, अपने हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव भेजे, ठीक है। लोकतंत्र के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं, बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे यहाँ मतलब हिंदुस्तान में जनता जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, जो कि आपके संसद और विधानसभाओं में बैठते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ये अब संभव क्यों नहीं है। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि शासन की जो बढ़ती हुई जटिलताएं हैं, पहला रीज़न। दूसरा, राज्यों का बढ़ता हुआ जो आकार है। इन 2 मेन कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से जो डायरेक्ट लोकतंत्र है, यानी कि अभी हम इनडायरेक्ट लोकतंत्र में हैं। इनडायरेक्ट लोकतंत्र का मतलब क्या, कि लोग हैं, लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हैं और वो जाकर संसद में या फिर विधानसभाओं में बैठते हैं और वो हमारे लिए रूल्स बनाते हैं।
कई बार आपने देखा होगा कि जैसे अगर हम प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें, बहुत सारे लोग अगेंस्ट हैं इस सरकार के, बहुत सारे लोग इसके फेवर में भी हैं। अब जो लोग फेवर में हैं अगर वो ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो रन करेगी और वही जो है हमारे रूल बनाएगी। बट जो लोग इस सरकार के अगेंस्ट है उनको वो रूल पसंद नहीं आते और वो उस चीज़ का विद्रोह करते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। रीज़न बीइंग कि लोगों ने ही तो सरकार को चुना है। अभी अगर आप रीसेंट एग्जांपल देखो बीपीएससी का और यूपीपीसीएस का या फिर यूपीपीएससी का, तो आपने एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करी होगी, जब हमारे यहाँ यूपीपीएससी में अभी जो लखनऊ में पूरा विद्रोह हुआ था, विद्रोह कहें या फिर हम कहें तो विरोध में सब छात्र एकत्रित हुए थे लोक सेवा आयोग के सामने, तो डिमांड थी किससे? लोक सेवा आयोग से। लेकिन अल्टीमेटली सरकार ने इसके अंदर इंटरवीन करा और मुख्यमंत्री जी के आदेश पर सारी चीज़ों को बदला गया, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थी उसको समाप्त किया गया। यानी कि कंट्रोल किसके हाथ में है? अल्टीमेट अगर आप देखो तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें लोकतंत्र के मतलब संविधान के इतर भी हो रही हैं, ठीक है। वैसे तो ये ऑटोनॉमस बॉडी है, इनको खुद से डिसीजन लेना चाहिए, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। अब यही अगर हमारी सरकार इस तरीके की होती कि वो नहीं सुनती, बिहार में आप देखो, बिहार में मुख्यमंत्री ने सुना ही नहीं, उन्होंने बात ही नहीं करी। सो जब बात ही नहीं करी तो ये जो ऑटोनॉमस बॉडी है बीपीएससी, इसने अपने हिसाब से सारे डिसीजन लिए और उसने छात्रों की बात नहीं मानी, ठीक है। सो एक तो बात ये हो गई। दूसरा यहाँ पर हम बात करें कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र ये पॉसिबल क्यों नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पहले तो मतलब क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि लोग किसी भी मुद्दे पर डायरेक्ट खुद वोट करें, खुद डिसाइड करें। बट रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है जो कि हमारे हिंदुस्तान में है, तो इसमें हम सांसद और विधायक को चुनते हैं और वो जाकर वोट कर मतलब वो जाकर पूरे रूल्स बनाते हैं। सो वो हो गया आपका क्या? रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र। और जो ये डायरेक्ट लोकतंत्र है, इसमें डायरेक्ट लोग ही अपने हिसाब से किसी भी मुद्दे पर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। सो लोकतंत्र मतलब जो डायरेक्ट लोकतंत्र है पॉसिबल क्यों नहीं है कि एक तो भाई प्रशासन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, उसको मतलब रेगुलेट करना, उसको पूरा एडमिनिस्टर करना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वहीं राज्यों का आकार भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये बेसिक पॉइंट हैं, मतलब इसमें इन सारे नोट्स में एनसीईआरटी कवर है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि घटना चक्र में जितना कुछ दिया है वो सब इसके अंदर कवर्ड है। इसके अलावा जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसके अंदर भी जो कुछ दिया है वो भी कवर है, यानी कि ये कंप्लीट नोट्स हैं और इनके माध्यम से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और अभी जो आपका एग्जाम होना है समीक्षा अधिकारी का या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 का, उसमें आई एम 100% श्योर कि आप बहुत ईजिली जो कट ऑफ है उसको क्लियर कर देंगे। ना सिर्फ कट ऑफ को क्लियर कर देंगे बल्कि बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आ पाएंगे, क्योंकि ये नोट्स अपने आप में सफिशिएंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि क्या संविधान एक सजीव संग्रह है। सजीव संग्रह का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहली चीज़ ये कि जब हम सजीव की बात कर रहे हैं यानी कि वो लाइव है, वो ऐसा नहीं है कि एक बार संविधान बन गया, एक बुक बन गई, अब उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई अमेंडमेंट, कोई संशोधन नहीं हो सकता। वो हो गया एक जड़ संग्रह। जड़ संग्रह यानी कि वो जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो सकता, या फिर हम उसको निर्जीव सोर्स भी बोल सकते हैं। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जिसके अंदर समय समय पर संशोधन किए जा सकते हैं, इसके प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, क्या संविधान एक सजीव संग्रह है? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि संविधान केवल वही नहीं है जो संविधान के मूल पाठ में लिखित है। संविधान सक्रिय संस्थानों का एक सजीव संगठन है और यह निरंतर पनपता रहता है, पल्लवित होता रहता है, यानी कि टाइम टू टाइम इसके अंदर चीज़ों को एडअप किया जाता है। कुछ चीज़ें जो इररिलेवेंट हो गई हैं समय के हिसाब से, उनको वहाँ पर बदला जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि संविधान जो है वो एक सजीव संग्रह है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं संविधानवाद की। अब ये जो संविधानवाद है ये एग्जैक्टली क्या है? अभी हमने संविधान के बारे में देखा, हमने देखा ये कि संविधान क्या एक सजीव संग्रह है। हमने ये भी जाना कि संविधान के तहत जो मतलब लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो वो लोकतंत्र क्या है। बट अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? संविधानवाद की। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। संविधानवाद जो है वो एक ऐसी राज्य व्यवस्था है, उसकी संकल्पना है जो संविधान के अंतर्गत हो और जिसमें सरकार के अधिकार सीमित और विधि के अधीन हो। यानी कि सरकार जो भी डिसाइड करे, जो भी डिसीजंस ले, तो उसके सारी डिसीजंस पर कहीं ना कहीं एक लिमिट रहे और वो सब
लॉ के अकॉर्डिंग हो, विधि के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं है कि सरकार अपने हिसाब से सारी चीज़ें करे। स्वेच्छाधारी, सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी जैसे शासनों के विपरीत संवैधानिक शासन प्रायः लोकतांत्रिक होता है तथा लिखित संविधान के द्वारा नियमित होता है। यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिक्टेटरशिप की, अगर आप बात करोगे, ठीक है, या फिर किसी एक व्यक्ति को ही सारे अधिकार मिले हुए, इस तरीके का जो शासन होता है उसके बिल्कुल अपोजिट है जब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संवैधानिक शासन की बात कर रहे हैं। संवैधानिक शासन में संविधान जो है वो लिखा हुआ होता है ज़्यादातर, बट अगर ब्रिटेन की बात करोगे तो वहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, बट वहाँ पर एक रिटन बुक नहीं है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, चलो आगे यहाँ पर देखते हैं। लिखित संविधान में राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियों और उनके दायित्वों की परिभाषा और सीमांकन होता है। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सरकार के जितने अंग हैं, चाहे विधायिका हो गई, चाहे न्यायपालिका हो गई, चाहे कार्यपालिका हो गई, उनकी क्या पावर्स होंगी, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तो एवरीथिंग इज गिवन और हर किसी पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं कि किससे ज़्यादा आप चीज़ों को नहीं कर सकते। अगर करोगे तो वो जो है संविधान के अगेंस्ट होगा और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट या फिर हम कहें जो न्यायपालिका है उसका ये राइट है कि वो जो है उन चीज़ों को लिमिट कर सके। आगे बात करें कि लिखित संविधान के अंतर्गत स्थापित सरकार सांकुश सरकार ही हो सकती है। यानी कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सरकार चल रही है, गवर्नमेंट चल रही है, उस पर अंकुश होगा ही होगा। लेकिन यह भी संभव है कि लिखित संविधान तो हो लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो। ऐसी स्थिति दर्शाती है कि संविधान है किंतु संविधानवाद नहीं है। ठीक है, यानी कि लिखित संविधान है लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। उस कंडीशन में ये कहा जाएगा कि वहाँ पर संविधान तो है, क्योंकि भाई लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट संविधानवाद नहीं है। ऐसे उदाहरण भी हैं, जैसे कि अगर हम ब्रिटेन की बात करें जहाँ पर लिखित संविधानवाद है किंतु लोकतंत्र और संविधानवाद है। मतलब यहाँ पर जैसे मैंने भी आपको बताया था कि ब्रिटेन में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और वहाँ पर डेमोक्रेसी भी है और वहाँ पर संविधानवाद भी है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं भारत के संविधान के बारे में। ठीक है, तो संविधान सभा अंगीकार किए जाने की जो डेट है ये आपकी 26 नवंबर 1949 है। ये पर्टिकुलर डेट्स आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना, एग्जामिनेशन में सेवरल टाइम्स पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। अब जो बदलता हुआ पैटर्न है यूपीपीएससी आयोग का, उसके अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट जो यहाँ पर गिवन है बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये संविधान के बारे में क्या जानना है, क्या ज़रूरी है, लेकिन ये आपको स्टेटमेंट के अंदर मिलेंगे और ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए बेसिक डेफिनेशन से लेके और जो अभी तक आ गया है सब कुछ कवर अप किया जाएगा। लागू किए जाने की अगर तिथि की बात करें भारतीय संविधान को, तो 26 नवंबर 1950 को ये लागू किया गया। मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों के बारे में अगर आप देखना शुरू करोगे तो 1918 में मूल अधिकारों की सबसे पहली मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बम्बई का अधिवेशन हुआ था वहाँ पर की गई थी। आगे देखें, इसमें 1925 में मूल अधिकारों को राष्ट्रीय सम्मेलन ने जो था भारत के राज्य संघ विधेयक में अंतिम रूप दिया गया। और इसमें कौन कौन से बिंदु शामिल किए गए? पहला ये कि विधि के समक्ष जो है वो समानता, दूसरा अभिव्यक्ति, सभा करने और धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, इन सारे प्रोविजंस को उसके अंदर शामिल किया गया। 1927 में कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग को दोहराया और उसी से रिलेटेड एक वहाँ पर प्रस्ताव जो था उसको पारित किया गया था। साल 1928 की बात करें, मोतीलाल नेहरू कमेटी, मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा नेहरू कमेटी के नाम से, इसने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में इन्होंने मूल अधिकारों की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया था। तो साल 1928, ये ईयर आपको पर्टिकुलरली याद रखना है। नेहरू कमेटी की रिपोर्ट के बारे में आपको याद रखना है, जिसमें बोला गया कि ये जो मूल अधिकार हैं ये हमारा लक्ष्य है, इनको हमें प्राप्त करना ही है। इस रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन करी गई। नेहरू कमेटी की रिपोर्ट में शामिल 19 मूल अधिकारों में से 10 ऐसे थे जिनको भारतीय संविधान में बिना किसी खास परिवर्तन के शामिल किया गया। सो टोटल 19 इसके अंदर थे और 19 में से 10 जो थे उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विदाउट एनी अमेंडमेंट शामिल किया गया।
आगे बात करें साल 1931 की, तो साल 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित किए गए प्रस्ताव में न केवल मूल अधिकारों का बल्कि मूल कर्तव्यों का भी विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है कि साल 1931 में या फिर किस वर्ष में या फिर कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों के साथ में मूल कर्तव्यों को भी उल्लेखित किया गया था। तो आपको याद रखना है 1931। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि मूल संविधान जो है उसमें मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर कोई भी मेंशन नहीं किया गया था। साल 1976 में संविधान का जो 42वां संशोधन हुआ या फिर संविधान में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ उसमें जो है इसको जोड़ा गया था, यानी कि मूल कर्तव्य को उसके अंदर एडअप किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेहरू कमेटी 1928। अब ये जो है निम्न का मूल स्रोत रहा, यानी कि इसके थ्रू क्या कुछ यहाँ पर एडअप किया गया। संसद के प्रति उत्तरदायी संसदीय शासन प्रणाली को नेहरू कमेटी के द्वारा एडअप किया गया। अल्पसंख्यकों के लिए रक्षा उपाय इसके अंदर थे। इसके अलावा संघीय राज व्यवस्था, इसके बारे में भी नेहरू कमेटी में दिया गया था 1928 की। आगे हम बढ़ते हैं। अब ये जो सेक्शन आप देखने वाले हो इसमें पॉलिटी इन न्यूज़ की बात करेंगे, यानी कि नवंबर दिसंबर 2024 में क्या कुछ ऐसा रहा जो कि इंडियन पॉलिटी से एसोसिएटेड है और ये करंट न्यूज़ में रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जो उपवर्गीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। इसमें क्या कुछ बोला गया, सबसे पहले देखते हैं कि हाल ही में भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने फैसला सुनाया जिसमें शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपवर्गीकरण की अनुमति दी गई। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की परमिशन दी कि जो SC ST हैं इसके अंदर उपवर्गीकरण किया जाए, यानी कि सब कैटेगराइजेशन किया जाए। उपवर्गीकरण को वास्तविक समानता प्राप्त करने के एक उपकरण के रूप में देखा जाता है। अच्छा, यहाँ पर आगे हम बात करें कि ये जो मूलभूत समानता है यानी कि सब्सटेंटिव इक्वलिटी है, ये एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि ये भी इसी के थ्रू लाइमलाइट में रहा था एक पर्टिकुलर शब्द। मूलभूत समानता की बात करें तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसका उद्देश्य विभिन्न समूहों की विशिष्ट पृष्ठभूमि और आवश्यकताओं पर विचार करके परिणामों और प्रभावों की समानता प्राप्त करना। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है ये है आपका मूलभूत समानता। ठीक है, तो मूलभूत समानता में क्या है, किसी भी अगर हम समूह की बात करें तो उसकी क्या पृष्ठभूमि है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उन पर विचार करना, उसके बाद जो परिणाम है और जो प्रभाव हैं उसको एक समान मतलब स्थापित करने के लिए प्रयास करना, ये है आपका मूलभूत समानता। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक लाइमलाइट में रहा या फिर न्यूज़ में रहा वो है आपका भारत का 23वां विधि आयोग। 23वें विधि आयोग में क्या कुछ शामिल किया गया, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य। ठीक है, जिसमें मतलब अगर हम बात करें तो सचिव को भी इसके साथ में अगर हम समझें तो इन टोटल 4 पूर्णकालिक सदस्य। कानूनी मामलों के विभाग के सचिव जो हैं वो इसके पदेन सदस्य होंगे। विधायी विभाग के सचिव जो है वो इसके क्या होंगे, पदेन सदस्य होंगे। 5 से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं हो सकते। ये पर्टिकुलर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 से ज़्यादा अंशकालिक सदस्य नहीं होंगे और 4 जो हैं इसके सदस्य रखे गए, जिसमें सचिव को भी इसके साथ में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना है वो है कि अध्यक्ष और सदस्य जो है वो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालयों के सेवारत न्यायाधीश या अन्य श्रेणी के व्यक्ति हो सकते हैं। सो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है क्या, विधि आयोग। ठीक है, इसके बारे में आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ये लाइमलाइट में रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं ओपन जेल्स की या फिर खुली जेलों की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। अर्ध खुली या फिर खुली जेलें, ये दोषियों को आजीविका कमाने के लिए दिन के दौरान परिसर के बाहर काम करने और शाम को वापस लौटने की अनुमति देता है। यानी कि ओपन जेल्स ऐसी हैं जिसमें जो लोग वहाँ पर बंद करे गए हैं उनको दिन में छूट दी जाती है कि वो बाहर निकलें और बाहर जाकर अपना रोटी मतलब अपना जो पैसा है, अपनी रोटी के लिए जो पैसा है, अपनी आजीविका है, उसको बाहर जाकर कमाएं और शाम को जो है वो वापस लौट के वहाँ पर आ जाएं। उत्तर प्रदेश का जो बनारस है, ये इसके पास चंद्रप्रभा नदी पर बांध का जब निर्माण किया जा रहा था उस ड्यूरेशन में 1953 में पहली बार खुली जेल शिविर
की स्थापना की गई थी। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर पूछा गया तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी। अब ये पूछा इसलिए जाएगा क्योंकि ये ओपन जेल्स का कंसेप्ट जो है वो इस टाइम पर न्यूज़ में रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हेमा कमेटी की रिपोर्ट। ये साल 2017 में ये आई थी। उद्देश्य क्या था कि मलयालम फिल्म उद्योग में जो यौन उत्पीड़न हुआ था और जो लैंगिक असमानता थी उसकी जांच करना, ये पर्पस था हेमा कमेटी का। स्थापना कब हुई? 2017 में। समिति की स्थापना 2017 में एक मलयालम फिल्म अभिनेत्री के अपहरण और हमले के जवाब में की गई थी, जिसने फिल्म उद्योग में भेदभाव के मुद्दे को उजागर किया था। अब वो एक अलग बात है कि सबको पता है, बट जब न्यूज़ में रहा, मतलब कानूनी परिधि के अंदर जब आया, तब ये एक मतलब और प्रगाढ़ होकर ये मुद्दा सामने आया था। न्यायमूर्ति हेमा समिति ने दिसंबर 2019 में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। हालांकि इसे 19 अगस्त 2024 को जारी किया गया। तो अभी 2024 में 19 अगस्त को ये रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई सबके सामने, इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में रही थी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो न्यूज़ में रहे थे। सो इसमें आर्टिकल 151(1) जो कहता है कि सीएजी यानी कि कैग, इसकी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जानी चाहिए। दूसरा 151(2), इसमें राज्यों के मामले में कैग की रिपोर्ट को राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है। सो ये दोनों आर्टिकल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं ये न्यूज़ में रहे थे, इनको आपको याद रखना है। इसके अलावा एक अधिनियम की बात करें जो कि है आपका औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940। सो इसका आपको सिंपली ये ईयर याद रखना है 1940। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आज के इस वाले सेशन को एंड करते हैं। ये पॉलिटी का सेशन था जो डे 1 में हमने पॉलिटी को कवर अप किया है, जिन टॉपिक्स को उसको यहाँ पर आपको शो किया गया है। अगर आप लोग इस कोर्स में एनरोल करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, या फिर आप टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस की बात करें तो कोर्स की फ़ीस 1800 रुपीज़ है, और ये आपका प्रीलिम्स से लेके और मेंस तक का कंप्लीट कोर्स है समीक्षा अधिकारी के लिए। इसमें आप लोग एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा सिमिलर कोर्स, यानी कि अगर हम जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जीएस के सारी चीज़ें सिमिलर हैं समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस के लिए। सो इन दोनों के लिए आप तैयार कर सकते हो इन पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।